नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज़ होने के क्या कारण होते हैं? हाँ, शुगर का इल मेटाबॉलिज्म या डायबिटीज होने के 2 से 3 कारण हैं। एक है जेनेटिक्स, जी, किसी की फैमिली में रही है, माता-पिता को, दादा को, नाना को, तो उन लोगों में डायबिटीज आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। गलत खान-पान या हमारा लाइफ़स्टाइल सही होने नहीं होने की वजह से डायबिटीज होती है। जी, ओवरवेट या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से भी डायबिटीज होती है। जी। और किसी को अगर स्टेरॉइड के हेवी डोज़ दिए गए हैं किसी भी और बीमारी की वजह से, उन लोगों में भी डायबिटीज जल्दी होने की संभावना रहती है। जैसे कि मैम डायबिटीज़ का कहते हैं कि उसमें मीठा खाना कहते हैं ना आप खान-पान जैसे आपने बताया, तो मैम किस तरीके की डाइट हमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देनी चाहिए? अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हुई भी है, तो उसको हम किस तरीके की खान-पीन की सलाह किस तरीके से आप देना चाहेंगे? देखिए, एक डॉक्टर ही नहीं है, आपको हमारे देश में हर तीसरा जना जानकारी दे देगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, मीठा बंद करो, ये बंद करो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ठीक है, शक्कर तो एक चीज़ है, मीठा ज़रूर हम डायबिटिक पेशेंट्स को बोलते हैं कि नहीं खाएँ, लेकिन मीठा सिर्फ़ शक्कर नहीं है। अगर जी, हम गेहूँ खा रहे हैं, उसमें भी शुगर है, राइस खा रहे हैं, उसमें भी शुगर है। तो जी, सबसे पहली सलाह जो मैं देती हूँ, वो है अन्न बदलने की, कि हमारा खान-पान जो बहुत सालों पहले हुआ करता था, जो हमारी संस्कृति में चला आ रहा है, उस खान-पान की तरफ आप बढ़िए। तो हमारे अनाज मतलब गेहूँ इंडिया का अनाज था ही नहीं, तो हमारे जो लोकल अनाज है, जैसे राजस्थान में हम कहते हैं ज्वार बाजरा हमारे यहाँ का लोकल अनाज था, मेवाड़ रीजन में मक्का यहाँ का रेगुलर अनाज था, तो अपने लोकल अनाज की तरफ ज़्यादा बढ़ें। हम जानना चाहेंगे जैसे अगर किसी पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम हुई है, तो मैम ये किस तरीके से कैसे हमें इसके सिम्पटम्स होते हैं? मतलब किस तरीके से पता चलता है कि कुछ इसके कारण हमें कुछ लक्षण नज़र आने लगते हैं? किस तरीके से हमें पता चलता है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ की तरफ हमारा शरीर जा रहा है? इसमें हम कहते हैं 4 मेजर सिम्पटम, पॉलीपेप्सिया जिनमें से कि बार-बार प्यास लगना, बार-बार भूख लगना, बार-बार पेशाब आना और वेट लॉस। ये 4 तरह के जो एक क्लासिक सिम्पटम्स हैं वो होते हैं। रेगुलर में और 35 प्लस 40 प्लस लोगों को वैसे भी हर 3 महीने में या 6 महीने में अपना एक HbA1c करा लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि आपकी शुगर बॉडी में किस तरह से रह रही है। क्योंकि आजकल की लाइफ़स्टाइल खान-पान इस तरीके का है कि सभी को ध्यान देना चाहिए कि उनकी शुगर नहीं बढ़ रही हो। मैम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए किस तरीके के फल आप बताना चाहेंगे? उनको किस तरीके के फल क्योंकि फल में जैसे आपने बताया कि मीठे तो फल भी बहुत होते हैं, तो मैम कौन से फल उनको खाने चाहिए? जी। एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आप सभी तरह के फल अगर आप डायबिटिक हैं और आपको आम बहुत पसंद है या केला बहुत पसंद है, तो आपको उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें किस वक़्त पे खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी फल आप खाएँ, आप खाइए, शौक से खाइए। हाँ, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, लिमिट में खाइए। 12 बजे के पहले, दोपहर 12 बजे के पहले आपका जो मन करे वो फल खाइए। आम के सीज़न में आप एक आम भी खाइए, कभी केला भी खाइए, एप्पल, संतरा, तरबूज जो मर्ज़ी फल खाइए, दिन में कोई एक फल खाइए और वो 12 बजे के पहले खाइए। ये तो मैम जी। वाक़ई मैम आपने बहुत कहते हैं हम मैं भी शॉक्ड हुई क्योंकि मैं शुगर के पेशेंट को आप कह रहे हैं फल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको किस तरीके से खाना है, किस टाइम पे खाना है, ये सावधानी उनको रखनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है कि जैसे कहते हैं डायबिटीज़ सबसे पहले चाय का बंद होना, तो मैम ये हुँ। चाय का बंद होना ये कहाँ तक ठीक है कि वाक़ई में चाय में ही इतना ज़्यादा क्या शुगर की वज़ह से मतलब मना कर दी जाती है कि उसमें और भी कई कारण होते हैं जिसकी वज़ह से चाय मना कर दी जाती है? नहीं, मैं नहीं मानती कि चाय को बंद करना। हर चीज़ जब बदनाम हुई है, तो वो अपने बहुत ज़्यादा मतलब उसका अब्यूज़ के कारण बदनाम हुई है। चाय भी मैं कोई गलत नहीं मानती, चाहे हम किस तरीके से पीते हैं। हमने चाय अडॉप्ट तो कर लिया अंग्रेज़ों से, लेकिन हमने वो तरीका गलत कर दिया। हमको दूध को जब बहुत उबाल के चाय पीते हैं, तब वो चाय नुकसान करती है। उसके साथ जब हम शक्कर बहुत उबाल के पीते हैं, तब वो चाय नुकसान करती है। अगर आप एक नॉर्मल चाय बनाएँगे जिसमें कम दूध और कम शक्कर रहेगी या शक्कर नहीं रहेगी, वो चाय आपको नुकसान नहीं करेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट चाय छोड़े। हाँ, लिमिट में पिए, किसी भी चीज़ की अति बुरी है, मतलब अति तो अमृत की भी बुरी है, तो जी, अति नहीं, जी, लेकिन लिमिट में पिए, छोड़े नहीं। जी। जी। जैसे मैम डायबिटीज़ आजकल देखा जा रहा है कि पहले तो कहा जाता था कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद अपना ध्यान रखना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ मतलब चेक कराते रहना चाहिए। लेकिन आजकल छोटी उम्र में बच्चों में भी अक्सर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम चली आ रही है। इसका क्या कारण होता है? हाँ, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं और छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ का कारण यही है। मैं मानती हूँ कि हमारा खान-पान एक बहुत मेजर कारण है। मैदे का बहुत ज़्यादा आना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कारण है। तो बच्चे जितना ज़्यादा ब्रेड, बर्गर्स या बेकरी आइटम्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मैदे का प्रयोग हमारे जीवन में हो रहा है, उतना ही ज़्यादा
शुगर का मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो रहा है। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी कि जैसे जैसे हम शुगर फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे एक आर्टिकल है जिसका मैं लिंक भी आपसे शेयर करूंगी, शुगर फ्री भी हमें नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब जब शुगर फ्री हमारे मुंह में जाता है, हमारे पैनक्रियास को तो यही मैसेज मिलता है कि कुछ मीठा गया है शरीर में, वो एक तरह से एक्टिवेट होने की कोशिश करता है, और वो एक्टिवेट होता है, होते होते उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हमारा शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो ओवर यूज अगर हम ये शुगर फ्री सब्सटेंस का करते हैं वो भी अच्छा नहीं है, ओवर यूज किसी भी केमिकल का अच्छा नहीं है, प्रिजर्व्ड फूड हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो जितना हो सके पैकेज फूड को घर में से हटा दीजिए अपने बच्चों को डायबिटीज से बचाने के लिए। जी मैम हम जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति में शुगर का जो लेवल होता है वो कितना होना चाहिए? क्योंकि अभी तक कहते हैं ना मैम, सही मायने में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, चेक कराने जाते हैं, बोल दिया जाता है ठीक है आपका ठीक है। लेकिन इतना हमें आइडिया नहीं होता है कि कितना लेवल उसका होना चाहिए और कितना वो हाई होता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं कि 70 टू 90 होना चाहिए, और खाने के बाद यानी कि पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर कहते हैं कि 130 तक 140 तक भी डायबिटिक नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा रिलायबल सोर्स ये है कि हम महीने में 3 महीने में एक बार HbA1c कराएं, तो वो हमको बताता है कि शरीर में 3 महीने में शुगर का मेटाबॉलिज्म कैसा रहा है, तो वो आपका 6 के आसपास रहना चाहिए, तो आपका शुगर मेटाबॉलिज्म एकदम करेक्ट है। दूसरा, हम आयरिस से भी डायग्नोस करते हैं कि बॉडी में शुगर का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से चल रहा है। जी मैम जैसे आपने कहा कि खान-पीने का काफ़ी ध्यान हमें रखना चाहिए शुगर पेशेंट के, या अगर नहीं भी हुआ है तब भी खाने-पीने का तो हमको खुद ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन मैं ना किस तरीके का हम खाने-पीने का ध्यान रखें, किस तरीके की सब्जियाँ हम अपने दिनचर्या में शामिल करें, किस तरीके का हम खाने-पीने की चीज़ें कितना पानी हम कितने, इस चीज़ में हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में आप हमें बताइए? हाँ, लक्ष्मी जी, मैं सबसे पहले तो बताऊंगी कि जितनी जानकारी आपको इंटरनेट से मिला करे, जो नॉन मेडिकल पेशेंट से मिला करे, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा सही हो। बिल्कुल। एक चीज जो एक ने प्रयोग करी वो एक के लिए अच्छी है, वो सबके लिए अच्छी जी, नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी भ्रम है, तो मैंने ये किया तुझे भी अच्छा होगा, तुम भी ये कर लो, जी, ये जो चली आ रही रीत होती है ना, इससे काफी लोगों को नुकसान पहुंचता है। जी, तो सबसे ज्यादा जो बुलेट पॉइंट है वो ये है कि लोकल खाएं, आपके यहाँ जो हो रहा है वो खाएं, आपके यहाँ जो उग रहा है वो खाएं, जो सीजन में आती है वो सब्जियां खाएं, जो सीजन में आता है वो फ्रूट खाएं, जितना कम हो सके प्रिजर्व्ड खाएं, जितना कम हो सके फ्रीज में रखी हुई चीजें खाएं। जी, तो जितना हम लोकल और फ्रेश खाएंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। सब्जियां सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन वो सीजनल होनी चाहिए। हाँ, मीठी सब्जियां जैसे कि जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, ये हम डायबिटिक पेशेंट्स को कम मात्रा में प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, जी। लेकिन कुछ भी बंद करने को नहीं बोलते हैं। जैसा कि मैम आपने बताया कि ब्लड शुगर जब होता है, मैंने क्या इसका और भी कोई रीज़न रहता है कि अगर बॉडी में और किसी प्रकार की कहीं पर, जैसे पैनक्रियाज़ में या किडनी में कहीं भी कोई और प्रॉब्लम है या कोई सिस्ट की प्रॉब्लम है, क्या उसका भी एक बड़ा रीज़न रहता है कि शुगर प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ जी, अगर पेनक्रियाज आपका ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, उस पे अगर कोई सिस्ट या ट्यूमर हुआ तो ऑफकोर्स आपको डायबिटीज होगी। जी, लिवर एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को हम जिसे एंजाइम फैक्ट्री कहते हैं, अगर आपके लिवर में तकलीफ है तो कभी ना कभी आपको जीवन में शुगर मेटाबॉलिज्म की तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में सारे ही ऑर्गन, स्पेशली हम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं, आप किसी आयुर्वेद वाले से भी बात करेंगे, नेचुरोपैथी वालों से बात करेंगे, सभी इस चीज को मानेंगे कि बॉडी एक होलिस्टिक की तरह फंक्शन करती है, एज अ होल फंक्शन करती है। तो हम मानते हैं कि हमें अपने लिवर, किडनी, पेट, और आयुर्वेद में तो हम यह मानते हैं कि पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, तो जी, हमें अपने पेट का, लिवर का, किडनी का, सभी का ख्याल रखना चाहिए। जी। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसको शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर उसको है, और मैम आप किस तरह से उसको डायग्नोज़ करने की सलाह देती हैं? किस बेस पे आप उनका ट्रीटमेंट शुरू करती हैं? क्या आप ब्लड टेस्ट की सलाह देती हैं, या जैसे आपने बताया कि बॉडी में अगर पैनक्रियाज़ में कोई सिस्ट है या ट्यूमर है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किस तरीके की आप डायग्नोसिस सलाह देती हैं उन्हें? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम होलिस्टिक हीलिंग करते हैं, तो मैं तो सबसे पहले आयरिस से डायग्नोस करती हूँ। आयरिस हमें देखते ही पता चल जाता है कि शुगर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है या कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है। जी, और वैसे तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है, आजकल सब इतने जागरूक हैं कि वो अपनी ब्लड रिपोर्ट्स लेकर ही आते हैं, जी। तो शुगर की तकलीफ किसी को है तो नॉर्मली पेशेंट्स को पता रहता है कि हमें शुगर की तकलीफ है। कि हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में
ब्लड शुगर जिसको है, क्या उसका इलाज संभव है? क्या उसको आसानी से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। हम ख़त्म तो नहीं कहेंगे, हम उसको शुगर को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं कि जी, आपको एलोपैथी दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े या बहुत कम पड़े या आपकी दवाइयाँ दिन दुगनी बढ़ती ना रहे, जी। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हम ज़रूर शुगर मेटाबॉलिज़्म कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स देते हैं, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिससे आपको एलोपैथी की तरफ या इंसुलिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। जी, दूसरा डाइट रिकमेंडेशंस मैं ज़रूर देती हूँ कि जब हम डायटीशियन का नाम लेते हैं, तो लोग सोचते हैं सिर्फ़ हम डायटीशियन के पास कब जाना है, जब वेट लॉस करना है। सो नहीं, एक डाइट या न्यूट्रिशनिस्ट के पास आपको तब भी जाना है, जब आपके शरीर में कोई भी बीमारी है या कोई भी बीमारी नहीं भी है। खान-पीन हमारे शरीर की दूसरी बीमारियों को भी खत्म करता है। खाना-पीना सिर्फ़ पतले या मोटे होने के लिए हमको नहीं लेना होता है। बिल्कुल। तो खान-पीन से हम सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अगर मैम किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा आपको अगर हाई लेवल पर है, तो क्या उस कंडीशंस में भी क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस पे काम करती है? हाँ जी, तो आपने मेरे मुँह से बार-बार एक शब्द सुना होगा शुगर मेटाबॉलिज़्म। तो जी, शुगर मेटाबॉलिज़्म का मतलब ही ये है कि हम पैनक्रियाज़ को उतना एक्टिवेट रखें, लिवर को उतना एक्टिवेटेड रखें कि जी। आपका शुगर का मेटाबॉलिज़्म प्रॉपर रहे, कि शरीर में जितनी शर्करा की आवश्यकता है, वो किसी भी टाइम पे अपने ऑप्टिमल लेवल पे, अपने रिक्वायर्ड लेवल पे रहे। उसके लिए हम मेडिसिन्स ज़रूर देते हैं। मैडम, आपने डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो इतनी अहम जानकारी हमें दी कि उन्हें किस तरीके का आहार लेना है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका इलाज संभव है। कहते हैं मैम कि जिसको डायबिटीज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको एक माइंड में हो जाता है कि ये ठीक नहीं होती। ठीक है, हमारे को मीठा बंद कर देना है या हमको इंसुलिन ना लग जाए। कहते हैं ना मैम, उसके साथ-साथ उनकी सोच जो होती है ना, वो परेशानी में डाल देती है, जिससे लगता है अच्छा ब्लड शुगर हो गया आपको। लेकिन मैम आपने जैसा हमें बताया कि आपकी बातों से हमें लगा डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका सरल और उत्तम उपचार है। इसकी जानकारी देने के लिए मैम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।